देखिए हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, स्टार्टिंग में इसको, इस चैप्टर को करने से पहले हम थोड़ी सी कुछ डेफिनेशन देखेंगे। इसके आप चाहे कीवर्ड समझ लीजिए क्या है हेरिडिटी। हेरिडिटी होती क्या है आप देखिए, सबसे पहले पासिंग ऑफ ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट्स या एंसेस्टर्स टू ऑफस्प्रिंग और प्रोजेनी। अब यहाँ पर जो हमने पहली डेफिनेशन पढ़ी हेरिडिटी की, तो यहाँ पर प्रॉब्लम ये हुई हमें कि इसमें हमें काफी चीजों का नहीं पता। जैसे भी ट्रेड्स एकदम नया वर्ड है। पेरेंट्स तो ठीक है, लेकिन एंसेस्टर्स, एंसेस्टर्स लेकिन आपने पढ़ा होगा किसमें, अपनी हिस्ट्री में है ना, हमारे जो पूर्वज होते हैं एक तरह से। और ऑफस्प्रिंग या प्रोजेनी क्या मतलब है आपका, कि जो भी स्टार्टिंग में बेबी होगा या एक तरह से जो स्पीशीज चलती चली जाती है पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग या पेरेंट्स टू क्या आपका बेबी, जो चलते चला जाता है, यानी कि क्या आपका कि जो पहली जनरेशन है, मान लीजिए यहाँ पर कि ये किसी के क्या है, मम्मी और पापा है, और इनका एक छोटा सा यहाँ पर बेबी है, तो ये क्या कहलाएगा बच्चों आपका एक तरह से प्रोजेनी, और ये क्या कहलाएंगे आपके पेरेंट्स। बिल्कुल सिंपल है। अब देखिए इसके बाद ये ट्रेड्स क्या है आपका, ट्रेड्स वर्ड जो है ये क्या है आपका, आप देखिएगा कि ये, तो इसको समझने के लिए हमने नीचे क्या दे रखा है, पूरी डेफिनेशन है ट्रेड्स की, ट्रेड्स किसे कहते हैं। लेकिन अभी हेरिडिटी को एक बार दोबारा से मैं रीड कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। पासिंग ऑफ ट्रेड्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, ठीक है, यानी कि क्या ट्रेड्स का पास होना ही क्या कहलाता है, हेरिडिटी कहलाता है। अभी ट्रेड्स है क्या, उसके बारे में पढ़ते हैं, देखिएगा। ये आपका ट्रेट इज एनी कैरेक्टरिस्टिक दैट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, जैसे कलर एंड हाइट। आप देखिएगा कि आपका, आपके मम्मी पापा गोरे हैं या मम्मी गोरी है, आप गोरे हो गए तो आप कहोगे कि मम्मी पर है, या पापा गोरे हैं ना, इस तरह से कलर का हो गया आपका, और हाइट का, कि पापा की हाइट अच्छी है हमारी भी अच्छी है, पापा की हाइट कम है हमारी कम है ना। तो इस तरह से जो भी करेक्टर्स का मतलब वो आपका करेक्टरिस्टिक्स एक तरह से गुण है ना, जो भी जा रहे हैं। तो अब आप समझ गए कि ट्रेड्स क्या होते हैं, ठीक है। जो भी करेक्टर्स हमारे पेरेंट्स से हमें आते हैं क्या कहते हैं, ट्रेड्स कहते हैं, और उनके पास होने को क्या कहते हैं, हेरिडिटी कहते हैं। बस इतना है आपका। अब देखिए इवोल्यूशन के बारे में। इवोल्यूशन इज द प्रोसेस ऑफ सर इवोल्यूशन पार्ट डेवलपमेंट ऑफ, हटा दिया है। हाँ बेटा मैंने बताया इवोल्यूशन आपका हट चुका है, लेकिन स्टार्टिंग के 2 पेज हम पूरे पूरे पढ़ेंगे, जिससे कि हमें आगे कभी फ्यूचर में आए तो उसमें प्रॉब्लम ना हो। स्टार्टिंग के सिर्फ 2 पेज, ठीक है बच्चे। चलिए देखिए, ओके। हाँ, तो देखिएगा इवोल्यूशन। Evolution is the process of development of new type of living organism from an old one by क्या आपका gradual changes। यहाँ पर क्या आपका कि एक तरह से आप कह सकते हो कि इतना डेवलपमेंट हो जाना, इसमें आपका डेवलपमेंट होने के प्रोसेस को किसमें, न्यू टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के मतलब एक तरह से पूरा बदल ही जाना क्या कहलाता है आपका, इवोल्यूशन कहलाता है। ग्रेजुअल चेंजेस के मतलब एक तरह से ज्यादा चेंजेस के साथ, जैसे कि कहा जाता है, आपको पता है कि जो इंसान है वो कैसे बने, ठीक है, आप उनका भी इवोल्यूशन देखते हो ना, कि किस किस तरह से धीरे धीरे एक तरह से माना जाता है कि जानवर से इंसान बना है, ठीक है। तो आप देखिएगा, और कुछ इंसानों को देख के तो लगता है कि वो अभी भी जानवर है ना, आपको पता है। चलिए खैर कोई नहीं है ना, आस पास ध्यान ना दे। देखिएगा आगे, इसके आगे क्या दे रखा है बच्चों, इसमें नेक्स्ट वेरिएशंस है ना। अभी क्या पढ़ा हमने बच्चों आपका, हेरिडिटी, उसके बाद हमने पढ़ा एवोल्यूशन, अब हम पढ़ रहे हैं वेरिएशन। तो देखिएगा द माइनर डिफरेंसेस इन दी ट्रेट्स, कि क्या है जो भी करेक्टरिस्टिक्स पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जा रहे हैं उनमें थोड़े बहुत चेंजेस आ जाना क्या कहलाता है, वेरिएशन। शोन बाय इंडिविजुअल इन सेम स्पीशीज इज कॉल्ड वेरिएशन। देखिए इसका ये समझिएगा एग्जांपल, द ऑफस्प्रिंग क्या है आपका आर नेवर अ ट्रू कॉपी ऑफ अ पेरेंट्स ह्यूमन, क्या आपको दे रखा है, ह्यूमन हाइट, ईयर लोब्स। ईयर लोब्स आप समझते हैं ना, जो देखा होगा कि कुछ लोगों के कान क्या होते हैं, बिल्कुल टच होते हैं, जो ये नीचे वाली नोब होती है, जहाँ पर लेडीज टॉप्स वगैरह पहनते हैं, या कुछ बॉयज होते हैं लेडीज जैसे वो भी पहनते, देखा होगा। तो कुल मिला के वहां से क्या होना, बिल्कुल टच होना स्किन से, और कभी कभी फ्री होना है, या लोग का फ्री होना, फ्री होने का मतलब क्या है आपका,
कि थोड़ा सा डिफर होना, फ्री वाले ज्यादा होते हैं ना, थोड़ी सी शेप बनी रहती है, आपने देखा होगा। अब आप देखिए तो ये क्या है आपका यहाँ पर, जैसे उसने कहा कि क्या आपका कि कभी भी कोई भी ऑफ स्प्रिंग ट्रू कॉपी नहीं होता, किसकी, अपने पेरेंट्स की, हूबहू कभी नहीं हो सकता है ना। और दूसरी बात ये, जैसे कि क्या है आपका, जैसे हाइट में डिफरेंस होगा, एयर लॉब्स में होगा, ये तो छोटी छोटी बातें दे रखी है आपको, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं हम इसमें, वेरिएशन का मतलब क्या है आपका, एक तरह से चेंजेस आना, फर्क आना, ठीक है। अब ये देखिएगा ये क्या है आपका, एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन। एक्यूमुलेशन का मीनिंग वैसे होता है आपका एक तरह से इकट्ठा हो जाना किसी चीज का, और यहाँ किसकी बात चल रही है, वेरिएशन की है ना। तो आप देखिएगा क्या है आपका, द वेरिएशन प्रोड्यूस्ड इन ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग क्या है आपका सक्सेसिव जनरेशंस, ठीक है, गेट ऑक्यूमुलेटेड इन दी ऑर्गेनिज्म। देखिए पहली बात ये कि उसने कहा सक्सेसिव क्या आपका जनरेशन, यानी कि क्या आपके पेरेंट्स से उसके मतलब उनके कहीं ना कहीं बेबी में क्या चेंजेस आए वो डायरेक्टली नहीं पता चलेगा, लेकिन क्या होगा जब आपका इस तरह से क्या होगी, स्पीशीज आगे बढ़ती जाएगी कि क्या आपका कि पहली जनरेशन हो गई, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी, है ना। तो इस तरह से पता चला पहली से हमने 10वीं जनरेशन पर ध्यान दिया तो देखा बहुत ज्यादा चेंजेस आ गए। इसका मतलब वो चेंजेस जो थोड़े 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 आ रहे थे, यानी वेरिएशन जो आ रहे थे वो क्या हो गए, इकट्ठे हो गए। तो उसी को हम क्या कहते हैं, एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन कहते हैं। देखिए द सिग्निफिकेंस ऑफ वेरिएशन shows up only if it continues to be inherited by the offspring for क्या आपका several generation। ये वेरिएशंस आपको तभी नजर आएंगे जब आप रेगुलरली जहां पर भी वो रह रहे होंगे, जहां पर भी एक स्पीशीज पूरी रह रही होगी उस पर आप लगातार ध्यान देंगे और ऑब्जर्व करेंगे, तब जाकर वो आपको नजर आएंगे लगातार। अब आप देखिएगा कि इंसान से इंसान पर ऑब्जर्वेशन कैसे हो सकता है। सपोज दैट आप सोचें कि हमारे मोहल्ले में जो लोग रहते हैं उनकी हम 3 जनरेशन को देखना चाहते हैं कि उनके पापा कैसे हैं, फिर उनके बच्चे कैसे हैं, फिर उन बच्चों के बच्चे कैसे हैं। तो जाहिर सी बात है अगर उनकी जनरेशन चेंज होगी, चेंज तो हमारी भी होगी, यानी हमें भी मरना है ना। तो यहाँ पर क्या है कि अब जो ह्यूमन के बारे में होगा या तो वो एज अ हिस्ट्री के तौर पर, है ना, रिटर्न में आपको मिले कि हाँ पहले ऐसा था अब ऐसा है, ऑब्जर्वेशन डायरेक्टली तो किया नहीं जा सकता। या फिर क्या होगा कि यहाँ पर क्या है और चीजों पर हम देख सकते हैं, जैसे कि क्या है, मान लीजिए एज कंपेयर ह्यूमन की कंपेयर में, मान लीजिए चींटी की बात है, मक्खी की बात है, ठीक है, या कुछ प्लांट्स भी हो सकते हैं, जैसे इसी में पी प्लांट्स का यूज किया गया है। तो उनकी जनरेशन तो जनरेशन पर एक तरह से हमारा ऑब्जर्वेशन हो सकता है क्योंकि उनकी जो लाइफ साइकिल होती है वो बहुत छोटी होती है। तो चलिए खैर कोई नहीं, अभी हम आगे बढ़ते हैं इसमें, आगे देखिएगा अब इससे आगे आपको क्या दे रखा है ना इस पेज में। तो देखिए बच्चों आगे क्या है आपका, आगे इसमें दे रखा है आपको इसमें बच्चों, देखिए सपोज आ बैक्टीरियम। बैक्टीरियम जो है ना बच्चों सिंगुलर फॉर्म होती है। सिंगुलर फॉर्म किसकी होती है, ये बैक्टीरिया की। बैक्टीरिया जो है ना आपकी प्लूरल फॉर्म होती है ना, जब एक से ज्यादा बैक्टीरिया होते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है, एक से ज्यादा बैक्टीरियम होते हैं तो उन्हें बैक्टीरिया कहा जाता है, ठीक है। जैसे मीडियम की क्या होती है, मीडिया, है ना, मीडिया कहते हैं ना हम, तो मीडिया क्यों कहते हैं, क्योंकि अलग अलग चैनल्स की बात हो रही है। अगर हम सिर्फ एक ही चैनल की बात करें तो वो सिर्फ मीडियम होगा। तो देखिएगा इसमें क्या है, सपोज अ बैक्टीरियम प्रोड्यूसेस टू बैक्टीरिया। देखिए दो आते बैक्टीरिया हो गए बैक्टीरियम का, बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कि मान लीजिए एक बैक्टीरियम के थ्रू क्या हुआ, दो बैक्टीरिया एक तरह से पैदा हुए, प्रोड्यूस्ड हुए, वो भी कैसे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू। अगेन सपोज दैट वन ऑफ द offspring's bacterium has a variation due to which it can tolerate a little higher temperature than the other one। तो आप समझिएगा उन दोनों में ये चेंज पाया गया कि उनमें से एक जो है वो ज्यादा टेम्परेचर को भी, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा, लेकिन नॉर्मली कंपेयर करिए अगर जो अपने साथ वाला है उसका दो बैक्टीरिया है ना यहाँ पर, तो दूसरे की कंपेयर में वो ज्यादा टेम्परेचर को बर्दाश्त कर सकता है, टॉलरेट कर सकता है। सो इट एबल टू सर्वाइव इवन एट हाई टेम्परेचर। तो यहाँ पर क्या होगा, सर्वाइव करने के चांसेस किसके ज्यादा होंगे, जो टॉलरेट कर सकता है किसको, आपका टेम्परेचर को। कब, अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो, ठीक है, उस कंडीशन में आपका, यहाँ तक की बात है आपकी। अभी देखिएगा क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, इन टर्म्स को अच्छे से समझिएगा।
क्रोमोसोम्स इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। चलिए ठीक है, स्ट्रक्चर से कुछ लेना, होती क्या है देखिए, इन द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई कि क्या होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है किसमें, न्यूक्लियस में, किसके, सेल के। ठीक है, फॉर्म्ड ऑफ डीएनए विच कैरीज द जीन। तो मोटी इसका मतलब बताइए कि फॉर्म्ड ऑफ डीएनए और क्या आपका विच कैरीज द जीन, बताइए। डीएनए जो जीन्स को कैरी करता है उनसे फॉर्म होते हैं क्रोमोसोम। उनसे फॉर्म होते हैं क्रोमोसोम। अब देखिए आगे इसमें खुशी आप ये बताइएगा जीन का। जीन, अ जीन इज अ यूनिट ऑफ डीएनए। ठीक है, जीन जो होती है क्या होती है, यूनिट होती है किसकी, डीएनए की। मतलब डीएनए जीन से बनता है ना। अब देखिएगा आगे, ऑन क्रोमोसोम्स विच गवर्न्स दी सिंथेसिस। गवर्न्स का मतलब एक तरह से इजाजत देना, परमिशन देना। सिंथेसिस का मतलब है बनना, of one protein that controls a specific traits of an organism। देखिए इस चीज का समझिएगा कि जीन्स के बारे में आपको पता है बहुत ही ज्यादा रिसर्च हो रही है आजकल, बहुत ज्यादा, जिसे कहते हैं बहुत ज्यादा हो भी चुकी है। वो किस लिए, क्योंकि यहाँ पर देखिएगा लिखा हुआ आपका, जीन इज अ यूनिट ऑफ डीएनए की। जीन जो है यूनिट होती है किसकी, डीएनए की। ऑन क्रोमोसोम, क्रोमोसोम्स पर होते हैं। ठीक है, विच गवर्न्स दी सिंथेसिस, ये एक तरह से परमिशन देते हैं, एक तरह से क्या है आपका, इनके मतलब इनके चाहे बगैर नहीं हो सकता ये काम, क्या कि बनने की, किस चीज के बनने की, ऑफ वन प्रोटीन, एक ऐसा प्रोटीन बनने की, दैट कंट्रोल्स अ स्पेसिफिक ट्रेट्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। जैसे अभी आपने पढ़ा कि वेरिएशंस आते रहते हैं ना, जनरेशन टू जनरेशन वेरिएशंस आते रहते हैं। लेकिन मान लीजिए अगर कोई 20 जनरेशन भी ऊपर का और अब का अगर डीएनए टेस्ट होगा तो स्पेशली इसी प्रोटीन का टेस्ट होता है, जिससे पहचान होती है कि क्या आपका, कि ये सेम है या नहीं है। ठीक है, अभी नोट लिखा हुआ है, इस नोट पर ध्यान दीजिएगा। क्या है आपका, genes had not been discovered at the time when Mendel conducts his experiment। इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है हमारा, आप लोगों ने मेंडल के बारे में पढ़ा भी होगा स्कूल में जब आपने पढ़ा हुआ टॉपिक है ना। तो ये बता रहे हैं कि जब उसने अपना एक्सपेरिमेंट किया था तो उस वक्त तक जीन्स की डिस्कवर नहीं हुई थी, है ना। यानी कि उसे नहीं पता था कि ये मतलब जीन्स क्या होते हैं। ऑन पी प्लांट्स, जब उसने पी प्लांट्स पर अपना जो भी एक्सपेरिमेंट किया था वो हम आगे पढ़ेंगे ना। टू स्टडी दी इनहेरिटेंस ऑफ करेक्टरिस्टिक्स, है ना, उसी के करेक्टरिस्टिक्स के बारे में उसने सब कुछ बताया था। अब आगे क्या है हमारा, ये सेकेंड वाला देखिएगा, 30,000 to 40,000। ठीक है, जीन्स आर प्रेजेंट ऑन 46 क्रोमोसोम्स। ये आपको पता है क्रोमोसोम जो होते हैं वैसे 46 होते हैं, और जो पेयर होते हैं वो कितने होते हैं आपके, 23, है ना। वही 2 से डिवाइड कर दीजिए, पेयर में आ जाएगा। और ये भी पता होगा आप लोगों को, वैसे आगे आएगा कि इन 23 में से, ठीक है, 22 सेम होते हैं किसमें, मेल फीमेल में। लेकिन जो एक पेयर होता है उसी में डिफरेंस होता है ना। चलिए देखिए फिर कोई नहीं, अभी आगे बढ़ते हैं, सारी छोटी छोटी चीजें आगे आ जाएंगी आपके, आप टेंशन ना लें, है ना। अब देखिएगा ये जो स्ट्रक्चर है आप इसके बारे में पहले खुद पढ़िए। क्या दे रखा है आपको बेटा आगे, ऑन द बेसिस ऑफ मॉडर्न मॉलिक्यूलर कॉन्सेप्ट। जो मॉडर्न मॉलिक्यूलर कॉन्सेप्ट है उसके अकॉर्डिंग कुछ बात बताई गई आपको, तो वो देखिएगा। क्या है, अ जीन इज अ हेरिडिटरी यूनिट। हेरिडिटरी यूनिट का मीनिंग है आपका जो हेरिडिटी जिसकी वजह से होती है यूनिट। हेरिडिटी का मतलब था आपका कि क्या आपका जनरेशन टू जनरेशन किसी भी स्पेसिफिक ट्रेट्स का पास होना, तो वो किसकी वजह से हो पाता है, जीन्स की वजह से हो पाता है। अ सेगमेंट ऑफ डीएनए, डीएनए का एक सेगमेंट जो होता है हैविंग स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ, क्या दे रखा है आपको इसमें, न्यूक्लियोटाइड्स। तो न्यूक्लियोटाइड्स की ना एक स्पेसिफिक सीक्वेंस रखता है अपने पास। ठीक है, आपने सुना होगा कि जीन्स में डिस्टरबेंस हो गया या जीन्स में चेंजेस ज्यादा आ गए ना, तो वो यही न्यूक्लियोटाइड्स की सीक्वेंस होती हैं जिनमें चेंजेस आते हैं या सेम होते हैं या जो भी होता है ना। तो देखिएगा, डेट डिटरमाइंस, और यही जो सीक्वेंस है न्यूक्लियोटाइड्स की किसके अंदर, आपकी डीएनए के अंदर, तो यही डिटरमाइन करती है इट्स स्पेसिफिक बायोलॉजिकल फंक्शन, कि मतलब जो जनरेशन टू जनरेशन चेंजेस आएंगे या नहीं आएंगे ये किसकी वजह से होता है, सब इसी की वजह से होता है। आप देखिएगा, इट कैन मेंटेन क्या आपका कॉन्स्टेंसी फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन,
ये जनरेशन टू जनरेशन कांस्टेंट ही रहते हैं, यानी कि सेम रहते हैं, बट एट टाइम्स क्या आपका में ऑल्सो अंडरगो सडन क्या आपका म्यूटेशंस टू ब्रिंग वेरिएशंस। यहाँ पर क्या है आपका कि लेकिन अचानक से देखा जाता है, जैसे वही तो ना एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशंस, तो अचानक से देखा जाता है कि उनमें क्या होता है, बहुत ज्यादा चेंजेस आ जाते हैं। देखिएगा आपका ये क्या है आपका जेनेटिक्स, तो देखिएगा आपका क्या है इसमें, जेनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी that deals with the study of heredity and variations। देखिए जैसे बायोलॉजी, बायोलॉजी क्या होती है, बायोलॉजी ब्रांच है साइंस की, ठीक है, जिसमें हम एक तरह से लिविंग थिंग्स पर ही ऑब्जर्वेशन करते हैं, उसके बारे में स्टडी करते हैं। इसी तरह बायोलॉजी के अंदर भी क्या जेनेटिक्स है, जो कि क्या एक ब्रांच है किसकी, बायोलॉजी की, जिसमें किस पर आपकी स्टडी की जाती है, हेरिडिटी और वेरिएशंस पर, यानी कि क्या है आपका जो ये हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन एक तरह से ये आगे जाकर आपका क्या पूरा सब्जेक्ट बन जाता है, आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आप इसमें आगे देखिए क्या है, क्वेश्चन है आपका, लिखा है आपका क्रोमोसोम्स आर हेरिडिटी कैरीज, व्हाई डू वी से सो। देखिएगा इसका पहले आप मुझे सिर्फ मीनिंग बता दीजिए क्वेश्चन का, बताइए कौन बताएगा। और वो कैरियर्स है ना, कैरियर्स। हाँ वही मैं सोच रही थी। हाँ कैरियर्स है बच्चों, कैरियर्स है, सॉरी वो मैं देख रहा हूँ हेरिडिटी कैरियर्स, क्या हेरिडिटी कैरियर्स होते हैं एक तरह से, तो ये क्यों होते हैं, इनको क्यों कह सकते हैं हम ऐसा, है ना। चलिए देखिए फिर क्या है आपका इसमें, क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ डीएनए, की क्रोमोसोम्स जो है वो डीएनए के क्या होते हैं, बने हुए होते हैं। क्या आपका जीन्स आर लोकेटेड ऑन द क्रोमोसोम्स, ठीक है, इट इज द डीएनए कॉपी, देखिएगा ध्यान रखिएगा, इट इज द डीएनए कॉपी विच ट्रांसफर फ्रॉम बोथ पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग, जब दोनों पेरेंट्स से क्या आपका ऑफस्प्रिंग्स में ट्रांसफर होते हैं, तो तब क्या होती है, कॉपी होती है। अब देखिएगा देयरफॉर क्रोमोसोम्स मेड अप ऑफ डीएनए एंड क्या आपका कंटेनिंग जीन्स आर सेड टू बी दी हेरिडिटी कैरियर्स। तो हेरिडिटी कैरियर्स इनको इसलिए कहा जाता है कि हेरिडिटी जो होती है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में, ठीक है, वो किन की वजह से होती है, जीन्स की वजह से होती है। और जीन्स किस में होते हैं आपके, कहाँ प्रेजेंट होते हैं आपके क्रोमोसोम्स पर, तो इसका मतलब क्या है आपका, ये तीनों चीजें ना आप ये मानकर चलिए, जीन्स डीएनए क्रोमोसोम्स, ये सब क्या एक दूसरे की यूनिट है एक तरह से, ठीक है, समझ रहे हो ना, कि बस ये कि छोटा बड़ा उससे बड़ा, ये तीनों ही चीजें किसको, करेक्टर्स को दिखाती है, जो ट्रेड्स आपके क्या होते हैं, पास होते हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में, ठीक है, वो इन्हीं की वजह से होता है। तो यहाँ पर क्रोमोसोम्स के बारे में पूछा गया, जबकि हमने आंसर किसके थ्रू दिया, जीन्स के थ्रू दिया, और जीन्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इसी पर प्रेजेंट होते हैं, तो बात तो एक ही हो गई ना, ये चीज लिखी हुई है आपकी, ठीक है। अब देखिएगा लास्ट बच्चों, ये दिया आपको F1 जनरेशन के बारे में ना, देखिएगा F1 जनरेशन के बारे में मैं आपको जो बता रहा हूँ, कि क्या है आपका, आप समझिएगा कि आप ये मान लीजिए एक मेल और फीमेल ने मैरिज की, ठीक है, उसके बाद जो उनके, ठीक है, उसके बाद जो उनके बेबीज होंगे वो एक तरह से क्या कहलाएंगे, F1 जनरेशन। फिर जब बेबीज के भी बेबीज होंगे वो क्या कहलाएगी, आपकी F2 जनरेशन, है ना। इस तरह से जनरेशन टू जनरेशन, ठीक है, ये होती है जनरेशन। अभी एक बच्चे ने कहा कि मेरे दादाजी जो थे वो क्या थे, मतलब वो कुछ नहीं बताया कि वो क्या थे, लेकिन उनके जो बच्चे हुए यानी कि पापा लोग, वो F1 जनरेशन है, और उस बच्चे ने कहा हम जो है वो F2 जनरेशन है। तो वो जब हम जो इनके ग्रैंड फादर हैं उनको अगर हम क्या मान ले, पेरेंट्स मान ले ना, वहीं से ऑब्जर्वेशन शुरू हुआ, तो इनके जो फादर होंगे वो क्या होंगे, आपके F1 जनरेशन होंगे, और ये जो होंगे ये क्या होंगे, आपके F2 जनरेशन होंगे, ध्यान रखिएगा। तो ये अब आपको F1 जनरेशन और F2 जनरेशन पढ़ाने की जरूरत नहीं है, आप खुद देखिएगा, एग्जाम्पल भी आप इसका खुद ही देखिएगा। अब देखिएगा ये आपका जो है नेक्स्ट क्या है आपका, कंट्रास्टिंग करेक्टर। कंट्रास्टिंग करेक्टर मैंने पीछे भी पढ़ाया था, कंट्रास्ट आप समझते हैं, जैसे कपड़ों की मैचिंग में भी आप कहते हैं कि आजकल तो कंट्रास्ट चल रहा है, ठीक है, कि पता चला नीले पर पीला पहन लिया उसने, ठीक है, तो कंट्रास्ट चल रहा है। पहले क्या होता था, जैसे ब्लैक पर व्हाइट हो गया, मिलते जुलते कलर, है ना, तो वो कहते थे मैचिंग। और कंट्रास्ट किसे कहते हैं, जो एकदम अपोजिट होते हैं, तो इसी तरह कंट्रास्टिंग करेक्टर होते हैं, ठीक है, यानी ऐसे करेक्टर जो एक दूसरे के क्या एक तरह से अपोजिट है, बिल्कुल डिफरेंट हो। देखिएगा
the characters which always appears in two opposing conditions are called contrasting characters. देखिएगा there are two types, dominant and recessive characters. ठीक है, डोमिनेंट और रिसेसिव कैरेक्टर्स जो होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं, आपके अपोजिट कैरेक्टर्स होते हैं, यानी कि क्या ये कहलाएंगे, आपके कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स कहलाएंगे, ध्यान रखिएगा इसमें। अब देखिएगा इससे आगे की बात बच्चों, इससे आगे आपको क्या दिया है, नेक्स्ट हेडिंग आपकी, नेक्स्ट है आपका मेंडल्स एक्सपेरिमेंट प्लांट। क्या दे रखा है आपको इसमें, मेंडल सेलेक्टेड गार्डन पी प्लांट। सबसे पहली बात ये कि उसने गार्डन पी प्लांट को सेलेक्ट किया, ये उसका साइंटिफिक नेम हो गया फॉर हिज एक्सपेरिमेंट बिकॉज। पहला क्वेश्चन यहीं से बनता है कि उसने पी प्लांट को ही चूज क्यों किया था, है ना, सबसे पहली बात। तो क्या है, इट इजी टू ग्रो, कि उनको उगाना आसान था। इट हैज अ शॉर्ट लाइफ साइकिल, ये शॉर्ट लाइफ साइकिल होती है उनकी, ठीक है, इस वजह से पता चला वो इंसानों पर ही ऑब्जर्वेशन करने लगता है, तो पता चला कि एक जनरेशन उसने देखी और खुद ही मर गया, है ना। आगे देखिए आप इसमें, गार्डन पी प्लांट हैड इजिली डिटेक्टेबल कंट्रास्टिंग वेरिएंट्स ऑफ फीचर्स, 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स नोटेड बाय मेंडल। ठीक है, जो पी प्लांट्स में उसने अपने गार्डन में देखे थे, तो 7 अलग अलग कैरेक्टर्स उसने नोट किए थे। हालांकि 7 के साथ हमने नहीं पढ़ने, इसमें जो है ना बस 1-2 पद आप ध्यान दे लीजिएगा कि क्या क्या है ना। जैसे सबसे पहले प्लांट साइज, तो क्या है, टॉल और डिवार्फ, यानी कि क्या, लंबे और छोटे। आगे देखिएगा क्या है, पोजीशन ऑफ फ्लावर ऑन स्टेम, एक एक्सियल यानी कि क्या, स्टेम पर, ये स्टेम है मान लीजिए, इस पर कहीं भी आ जाना, और एक है टर्मिनल, टर्मिनल मतलब बिल्कुल यहाँ पॉइंट पर आना, है ना। तो 2 तरह से फ्लावर आते थे, तो ये आप समझ गए कि क्या है, एक्सियल और टर्मिनल, है ना। तीसरा आपको दे रखा है कलर ऑफ अनराइप पॉड, कलर क्या था, ग्रीन और येलो। अनराइप का मीनिंग बताइए बच्चों, जल्दी बताओ कोई भी। अनराइप नहीं, अनराइप का मीनिंग बताओ सोचकर, कच्चे या पक्के बताओ। सर कच्चा। जी, अब आप आगे देखिएगा, शेप ऑफ पॉड, शेप ऑफ पॉड में क्या है आपका, इनफ्लाटेड यानी कि क्या आपका, फूले हुए, और कंस्ट्रिक्टेड यानी कि क्या, सिकड़े हुए, ठीक है। अब आगे देखिएगा, शेप ऑफ सीड, ये ऊपर तो था शेप ऑफ पॉड यानी कि क्या आपका एक तरह से जो दाने हैं उसके, और ये सीड्स राउंड और क्या, रिंकल्ड, बात एक ही हो गई लगभग। अब देखिए कलर ऑफ द सीड, सीड के कलर येलो और ग्रीन, और दूसरा कलर ऑफ फ्लावर वो क्या आपका, वायलेट और व्हाइट। तो इस तरह से उसने अलग अलग 7 कैरेक्टर देखे, 7 के साथ हमें याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक बार इन पे नजर मार लो 2 मिनट रुक कर। हाइब्रिड, a new form of plant resulting from a cross or breeding of different varieties of a plant is known as a hybrid. हाइब्रिड का एक तरह से कहेंगे कि जो न्यू रिजल्ट आ रहा है, जो न्यू प्लांट बन रहा है, क्या अलग अलग वेराइटीज के प्लांट से, समझ रहे हो ना। तो जो प्लांट बन रहा है तो उसे हम कहेंगे हाइब्रिड। अब वो प्लांट्स भी हो सकता है, एनिमल्स में भी हो सकती है ये चीज। अब समझिएगा क्या है आपका मोनो हाइब्रिड क्रॉस, ये क्या दे रखा है आपको, व्हेन वी ब्रीड 2 पी प्लांट्स हैविंग वन क्या आपका कंट्रास्ट कैरेक्टरिस्टिक, ईच टू ऑब्टेन न्यू प्लांट्स। समझिएगा, जब हमने 2 प्लांट्स लिए और उनमें 2 अलग अलग कैरेक्टर्स थे, ठीक है, तो आप देखिएगा तो उनसे जो नया प्लांट बना, देन इट इज कॉल्ड अ मोनो हाइब्रिड क्रॉस। तो क्या कहलाएगा, वो मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहलाएगा, क्योंकि एक कैरेक्टर अपोजिट था उसके पेरेंट्स में। अब डाई हाइब्रिड क्रॉस में देखिएगा, व्हेन वी ब्रीड 2 पी प्लांट क्या हैविंग 2 कंट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, वहां तो एक कंट्रास्ट था, यहाँ पर कितने, दो कंट्रास्ट कैरेक्टरिस्टिक है। ईच टू ऑब्टेन न्यू प्लांट्स, अब जो न्यू प्लांट्स होगा वो क्या कहलाएगा आपका, डाई हाइब्रिड कहलाएगा। अब आप देखिएगा इसमें, पहले आप बताइए क्लियर हुआ, नोट लिखा हुआ बच्चों देखिएगा, इन मोनो हाइब्रिड क्रॉस वी विल स्टडी दी इनहेरिटेंस वन पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। सही बात है, एक पेयर पर, जैसे टॉलनेस एंड डिवार्फनेस।
यानी कि छोटे और बड़े में है ना, बड़े और छोटे में पी प्लांट पर। इन डाई हाइब्रिड क्रॉस, ये तो हमें पता है, ये डबल हो गया है ना। वी विल स्टडी दी inheritance of two pairs of contrasting characteristics of pea plants, such round yellow seed and wrinkled green. आप समझिएगा ये क्या लिखा है आपका, राउंड और रिंकल्ड। राउंड का मतलब गोल और रिंकल्ड का मतलब है आपका जो गोल ना हो, एक तरह से आप कह सकते हो। और येलो और दूसरा क्या है, ग्रीन। यानी कि दो चीजों में देखिएगा, दो चीजों में आपका फर्क बता रहा है। वो आपका क्या बता रहा है, एक तो शेप में, ठीक है, शेप का डिफरेंस होना, और दूसरा किसका, आपका कलर का। तो आप देख सकते हैं इसमें शेप और कलर, यानी कि दो अलग अलग कैरेक्टर्स हो गए, तो ये क्या होगा, आपका डाइहाइब्रिड होगा। अब आप देखिएगा इसको ध्यान से, इसके आगे में क्या कराने वाला हूँ, फिर हम आगे चलेंगे, इसमें जो मेन पॉइंट है वो आने वाले हैं आपके। तो अभी देखिए आप इसमें फिलहाल ये इमेस्कुलेशन क्या होता है। इमेस्कुलेशन में क्या है आपका, मेंडल रिमूव्ड दी एंथर्स ऑफ दी, क्या आपका फ्लावर्स, क्या दे रखा है आपको इसमें, विल बिफोर द मैच्योरिटी ऑफ द फीमेल पार्ट टू अवॉइड सेल्फ फर्टिलाइजेशन बिटवीन टू वेराइटीज ऑफ प्लांट्स। देखिए इसको समझिएगा बच्चों, इमेस्कुलेशन किसको कहते हैं। इमेस्कुलेशन का मतलब है आपका, आपने रिप्रोडक्शन में पढ़ा होगा कि एंथर जो है ना वो किसका पार्ट होता था, मेल में फीमेल में, बताइए। फ्लावर में मेल में होता था, है ना, ये मेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता था। तो ये कह रहे हैं कि मेंडल ने क्या किया कि जब प्लांट्स के अंदर फीमेल पार्ट्स धीरे धीरे इंप्रूव हो रहा था ना, यानी मैच्योर हो रहा था, उससे पहले उसने एंथर पार्ट्स को रिमूव कर दिया, यानी कि एक तरह से कट कर दिया, ठीक है, या खत्म कर दिया किसी भी तरह से, है ना, जिससे कि क्या है, उस फ्लावर के अंदर क्या ना हो सके, आपका सेल्फ पोलिनेशन ना हो सके, सेल्फ फर्टिलाइजेशन ना हो सके। समझ में आई बात। और इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इमेस्कुलेशन। अब देखिएगा आगे, मेंडल कंडक्टेड हिज ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स इन 3 स्टेप्स। सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ प्योर, क्या दे रखा है आपको, पेरेंट प्लांट्स, सबसे पहले प्योर वाले लिए। उसके बाद प्रोडक्शन ऑफ F1 जनरेशन बाय क्रॉस ब्रीडिंग, क्रॉस ब्रीडिंग से उसने क्या किया, F1 जनरेशन प्राप्त की। और रेजिंग ऑफ F2 जनरेशन बाय सेल्फ फर्टिलाइजेशन ऑफ हाइब्रिड, हाइब्रिड मतलब जो F1 जनरेशन थी ना उसका उसी से कराया, तब जाकर क्या F2 जनरेशन उसे मिली, यानी उसमें एक तरह से सेल्फ फर्टिलाइजेशन कराया। अब आप देखिए क्या है आपका ये रूल्स फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड्स। मेंडल्स क्या दे रखा, कंट्रीब्यूशन, इसका क्या क्या कंट्रीब्यूशन रहा, अब इसके बारे में पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो अब हम इसके एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ेंगे, स्पेशली मोनोहाइब्रिड क्रॉस और मोनोहाइब्रिड इनहेरिटेंस। देखिएगा, मेंडल फर्स्ट क्रॉस्ड प्योर tall plants with pure dwarf plants and found that only tall plants obtained in F1 generation। ये बात समझिएगा बच्चों कि उसने क्या किया, प्योर टॉल प्लांट्स लिए और प्योर डिवार्फ यानी प्योर स्मॉल बोलूंगा मैं इसको ना, प्योर स्मॉल प्लांट्स लिए, और दोनों में जब उसने क्रॉस ब्रीडिंग कराई तो उसको F1 जनरेशन में सिर्फ और सिर्फ टॉल प्लांट्स मिले, है ना, यानी कि बड़े प्लांट्स मिले, है ना। आगे आपका मेंडल देन क्रॉस्ड द टॉल पी प्लांट्स, उसने फिर टॉल पी प्लांट्स की क्रॉस कराई किससे, ऑफ फर्स्ट जनरेशन, एंड फाउंड दैट टॉल पी प्लांट्स एंड डिवार्फ पी प्लांट्स इन द रेशियो 3:1। अब ये हमें कुछ भी याद नहीं करना, देखिएगा बच्चों ये सब नीचे हमारा इसमें हमें दिखाई देगा। देखिए यहाँ पर ये आपको जो दिया हुआ है उसने बच्चों, तो ये क्या दिया हुआ है देखिएगा, ये है आपका पेरेंटल जनरेशन यानी टॉल और डिवार्फ। अब प्योर टॉल का मतलब है दोनों में कैपिटल टी है, डोमिनेंट जीन, और ये आपका स्मॉल टी रिसेसिव जीन, यानी कि ये कैसा है आपका बच्चों, बिल्कुल प्योर डिवार्फ है। अब आप समझिएगा इनमें क्रॉस कराने का मतलब क्या हुआ आपका, देखिए ये टी आया और यहाँ से इसका स्मॉल टी, ठीक है, फिर ये वाला टी गया और यहाँ से ये वाला आपका स्मॉल टी। तो देखिए यहाँ पर भी कैपिटल टी स्मॉल टी और यहाँ पर भी कैपिटल टी स्मॉल टी है, और इनमें जो कैपिटल टी है ना वो डोमिनेंट जीन है, और जो बच्चों स्मॉल टी है वो क्या आपका रिसेसिव जीन है। तो आपको पहले बताया था अगर कैपिटल टी होगा फिर क्या होगा, टॉल,
कैपिटल टी स्मॉल टी होगा तब भी टॉल, लेकिन अगर स्मॉल टी होगा तब स्मॉल, क्योंकि रिसेसिव जीन है ना। तो अब आप देखिएगा बच्चों, इसमें आपको साफ दिखाई दे रहा है, हाँ साफ दिखाई दे रहा है आपको कि ये क्या है आपका, ये भी टॉल है ये भी टॉल है, लेकिन ये प्योर टॉल नहीं है बच्चों, है ना। कैपिटल टी स्मॉल टी जो है ये प्योर टॉल नहीं है, हाइब्रिड टॉल है। अब ये आगे क्या करा रहा है देखिएगा, इन्हीं में, ठीक है, इन्हीं में क्या करा रहा है, सेल्फ पॉलिनेशन, यानी जो आपका कैसा है हाइब्रिड है, इन्हीं में सेल्फ पॉलिनेशन कराया। तो क्या होगा आपका, अब जैसे मैथ्स में आप मल्टीप्लाई करते थे ना, आप देखिएगा ये आपको याद होगा कि a प्लस बी की अगर आपको किससे करनी है, c प्लस डी से मल्टीप्लाई करनी है, तो पहले a की मल्टीप्लाई किससे होती थी, c से, फिर a की किससे होती थी, d से, है ना, फिर b की c से, फिर b की d से। तो कुछ यही वाला प्रोसेस मैं आपका इसमें करने वाला हूँ, तो जरा देखिएगा ध्यान से कि क्या किया हमने, है ना। देखिए पहले कैपिटल टी से, है ना, ऐसे मान लीजिए, तो ये आया, फिर बच्चों इसी कैपिटल टी की इसी स्मॉल टी से, तो ये वाला आया, फिर इस स्मॉल टी की कैपिटल टी से, तो फिर ये वाला आया, और फिर स्मॉल टी की स्मॉल टी से बच्चों, तो ये आया। तो ये बनाना कोई मुश्किल नहीं पड़ेगा, बिल्कुल मैथमेटिकली जैसे आप मल्टीप्लाई करते हैं अपनी, ठीक है, बिल्कुल उसी टाइप से आप बना सकते हो इसको, ठीक है। अब इसे बनाने के बाद आप देखिए कि ये जो है आपके यहाँ से यहाँ तक कितना है, ये टॉल है सारे, और ये कैसे आपका डिवाल्व है, ठीक है। तो आप देखिए ये 3 है और ये अकेला 1 है, तो इनका रेशियो कितना हुआ, 3:1 बच्चों, बिल्कुल सिंपल है आपका। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें प्योर कितने हैं, प्योर टॉल तो 1, और फिर आपका क्या है हाइब्रिड टॉल कितने हैं, 2, और फिर आपका प्योर क्या आपका डिवाल्व या डिवाल्व कितने हैं, 1, तो उनका रेशियो 1:2:1 होगा। लेकिन अगर सिर्फ टॉल और डिवाल्व का रेशियो पूछा जाए तो क्या होगा, 3:1 होगा। ये छोटी छोटी सी चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी बस, और कुछ नहीं आपका आगे। अब देखिएगा इससे आगे आप इसमें क्या करेंगे, ये रहा, है ना, ये जो मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी। अब आप फिर बता दो। जी बेटा जी बताइए। फिर बताना एक बार, मैं अभी ज्वाइन किया मैंने। जी बेटा जी कोई नहीं, आप देख लीजिए इसमें, ये आपने कुछ नहीं देखा, ये बताइए पहले आप। नहीं अभी अभी आया हूँ, अभी अभी आया हूँ। अच्छा अभी आप जस्ट आए हो अभी, है ना। हाँ। अच्छा तो फिर आप इसको बाद में देखिएगा अब थोड़ा सा, ठीक है, अब थोड़ा सा करो मेरे बच्चे। चलो अब आगे देखो, इसमें ये क्या दे रखा आपको, इसमें देखिएगा बच्चों, देखिए मेंडल्स फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म आर डिटरमाइंड बाय इंटरनल फैक्टर्स which occurs in pair, यानी कि जीन्स की बात कर रहे हैं, only one of a pair of such factors can be present in single gamete। हर एक सिंगल गेमेट में, यानी मेल हो या फीमेल हो, उसमें क्या होते हैं, दोनों ही होते हैं, ठीक है, दोनों यानी कि पेयर में ही होते हैं जो जीन्स होते हैं, ये उसने बताया। दूसरी बात नोट लिखा हुआ है, अ सिंगल कॉपी ऑफ फैक्टर टी इज इनफ टू मेक अ प्लांट टॉल, बट बोथ कॉपीज ऑफ फैक्टर स्मॉल टी आर नेसेसरी टू मेक अ प्लांट डिवाल्व। ये आपको ऑलरेडी मैं पहले ही करा चुका हूँ। क्या आपका डाई हाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड इनहेरिटेंस, यानी कि क्या जिनमें दो करेक्टर्स क्या हो आपके कंट्रास्ट होंगे, उसकी बात चल रही है अब आपकी, है ना। तो देखिए क्या है आपका, देखिएगा देखिए अब इसमें मेंडल फर्स्ट क्रॉस्ड प्योर पी प्लांट्स हैविंग राउंड येलो, समझिएगा बच्चों, राउंड येलो यानी कि शेप की बात भी कर रहे हैं, कलर की बात भी कर रहे हैं, सीड्स विद प्योर पी प्लांट्स हैविंग रिंकल्ड ग्रीन सीड्स and found that only round yellow seeds were produced in F1 generation। समझिएगा बच्चों, उसने क्या कहा आपसे, उसने ये स्पेशली दो चीजों पर क्या, एक तो राउंड येलो लिया और दूसरा रिंकल्ड ग्रीन लिए, है ना, यानी कि दो आपके कंट्रास्ट करेक्टर्स हो गए, और जो उसको मिले वो क्या मिले, राउंड येलो मिले। तो कहने का मतलब ये कि राउंड और येलो जो है वो क्या है आपके, वो है जो F1 जनरेशन में आए। अब आगे देखिए बी,
when the F1 generation pea plants having round yellow seeds were crossed by self pollination, फिर वो सेल्फ पोलिनेशन कराएगा F1 जनरेशन का, जैसे भी ऊपर कराया था हाइब्रिड वाले में, मोनो हाइब्रिड वाले में. Then 4 types of seeds having different combinations of shape and color were obtained in F2 generation. और उसका जो आपको रेशियो दे रखा है, ये नंबर ऑफ तो नहीं पूछेगा ये वाले, ये बल्कि क्या पूछेगा आपसे, ये रेशियो पूछा जा सकता है 9:3:1. ये किसका है आपका, ये अलग अलग आपके वो हैं जो करेक्टर्स हैं. एक बार इसको देखिए, फिर मैं आगे इसको फिगर के अकॉर्डिंग समझाता हूँ. अब देखो बच्चों, ये मैं आपका बीच में सारा छुड़वाकर मैं सीधा ना यहाँ पर आ जाता हूँ. यहाँ देखिएगा बच्चों, ये सबसे पहले तो यहाँ देखिए ये इसमें क्या क्या दिया हुआ है आपको. देखिए जो RRYY यानी कैपिटल में जो दे रखे हैं, और फिर इधर दे रखे हैं स्मॉल में, यानी कि ये जो होंगे लेफ्ट वाले जो कैपिटल में वो डोमिनेंट रहे होंगे, और जो राइट में है वो क्या रहे होंगे आपके बच्चों, रिसेसिव रहे होंगे. तो अब देखिएगा कि R किसको शो कर रहा है. ठीक है, ये देखिएगा कि R किसको शो कर रहा है. R कर रहा है आपका राउंड को, और स्मॉल r किसको शो कर रहा है आपका, रिंकल्ड को. और कैपिटल Y किसको शो कर रहा है आपका, येलो को. और स्मॉल y जो कर रहा है वो आपका ग्रीन को. इस बात का स्पेशली ध्यान रखना है सबसे पहले, है ना, क्योंकि हमें क्या है किसमें, शेप में और कलर्स में देखना है बच्चों, ये है ना, ये जो करेक्टर्स दिए गए हैं. तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि अगर यहाँ पर कैपिटल R कैपिटल Y लिया गया है, फैक्टर्स लिए इनके, है ना बच्चों, और ये भी वही लिया है, तो कैपिटल R कैपिटल Y किसको शो कर रहा है वैसे आपका, कैपिटल R किसको शो करेगा, स्पेशली राउंड को, ये राउंड का एक पार्ट है, और कैपिटल Y आपका किसको, येलो को. लेकिन अब आप देखिए यहाँ पर भी 4 हो गए, बिल्कुल वही चीज है जो मैंने आपको A की B से, वो A की C से वाला करके दिखाया था ना, A प्लस B की किससे आपका C प्लस D से, के A की C से करेंगे, फिर A की D से, फिर B की. इसी तरह से आप देखिएगा, ये जो मैं रेड पेन से आपको दिखा रहा हूँ, देखिए ये पहले इस वाले पार्ट की इस वाले से होगी. ठीक है, फिर इसी पार्ट की आपकी इस वाले से होगी. इसी तरह से फिर क्या होगा आपका, जो ये ग्रीन वाला दिखा रहा हूँ उसको देखिएगा बच्चों, इस पार्ट की पहले वाले से, और फिर इसी पार्ट की आपके दूसरे वाले से. तो बिल्कुल ये कॉम्बिनेशन के साथ देखिए ये जो आया आपका, देखिए ये कैसा आया होगा. जब इस पहले वाले की पहले वाले से हुई है तो देखिए क्या आएगा, कैपिटल R स्मॉल r और कैपिटल Y स्मॉल y. फिर आप देखिए ये कैसे आया, जब इस वाले की इस दूसरे वाले से हुई है. ठीक है, तो ये आया. और फिर ये वाला कैसे आया होगा बच्चों, जब इस वाले की इस वाले से हुई होगी. और फिर लास्ट ये जब आपकी फर्स्ट की लास्ट, सेकंड की लास्ट से हुई होगी. इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है, ये बताइए पहले कि ये कैसे आए आपके, ये वाले, ये और ये बताइए. किसी को प्रॉब्लम हो तो इसमें थोड़ी बहुत भी. सर सारे तो सेम है. आप बिल्कुल बेटा सारे सेम है, लेकिन आए कैसे समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो. ये देखो ये वाला है ना, किसको मिलाकर आए ये डिपेंड करता है बेटा, है ना, ये दिखानी पड़ेगी आपको क्रॉस, है ना. अब सुनो मेरे बच्चे, अब सारे सेम तो आपने बता दिया, अब मुझे बताओगे कि ये है कैसा. राउंड येलो बता रहे हैं वो. राउंड क्यों है, क्योंकि एक अकेला कैपिटल R ही राउंड के लिए काफी है, क्योंकि डोमिनेंट है. और कैपिटल Y येलो को, लेकिन ये बताइए प्योर राउंड येलो है या हाइब्रिड, बताइए. ये हाइब्रिड है. ठीक है, अब ये F1 जनरेशन आ चुकी है आपकी, ये क्या है आपकी, देखिए F1 जनरेशन. अब F1 जनरेशन की क्या कराई होगी उसने, सेल्फ पॉलिनेशन कराएगा. तो देखिए अब क्या आएगा, तो देखिएगा आप ध्यान से, बहुत आसानी से. ये देखिए बच्चों, अभी जो आपके करेक्टर्स आए थे तो वो यही तो थे आपके, देखिए ये वाला और ये वाला, यही आए थे ना सेम बिल्कुल. बताइए, अब इनके फैक्टर्स कर लिए अलग अलग. देखिए क्या हो सकता है, कैपिटल R कैपिटल Y हो सकता है, कैपिटल R के साथ स्मॉल y भी हो सकता है, इसी तरह स्मॉल r के साथ कैपिटल R, स्मॉल r के साथ स्मॉल y. ये 4 इसके क्या हो सकते हैं, फैक्टर्स हो सकते हैं. इसी तरह इसमें भी 4 हो सकते हैं, वही सेम आपके. तो अब देखिए मैं मैथ से जोड़ के चल रहा हूँ इसको, कैसे आपका ये 4 के 4 आपको दिखाई दे रहे हैं ना बच्चों, ये वाले 4 और ये वाले 4 सेम ही है ना, बताइए.
आप जैसे आप डाइस वाले बनाते थे ना, बिल्कुल वही प्रोसेस आपने चलना है, और कुछ भी नहीं है। देखिए ये रहा। आप क्या कीजिए यहाँ पर देखिएगा, देखिए कैपिटल आर और कैपिटल वाई, फिर ये दूसरा, फिर ये तीसरा और फिर ये चौथा, चारों फैक्टर्स लिख दिए। इसी तरह जैसे राइट में लिखे ऊपर, इसी तरह ये लिख दीजिए नीचे को। बताइए लिख देंगे या नहीं लिख पाएंगे, बताइए। ओके, अब देखिए रेड वाले से मैं मिला रहा हूं इसको और इसको मिलाने पर ही आएगा आपका। देख सकते हैं आप इसमें किसको किससे मिलाने पर क्या आ रहा है। देखिए कैपिटल आर ये रहा, और कैपिटल वाई ये रहे। अब देखिए दूसरा वाला कैसे आया होगा, दूसरे वाले पर मैं कंसंट्रेट कर रहा हूँ, जरा ध्यान से देखिएगा। इस पर ये कैसे आया है ना, ये वाला देख रहे हैं, देखिएगा क्या रहा आपका, कैपिटल आर और कैपिटल आर, तो क्या है आपका कैपिटल आर आ गए, और ये कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, तो क्या है आपका कैपिटल वाई स्मॉल वाई आ गया। इसी तरह से अब आप ये वाला देखिएगा थर्ड वाला, तो थर्ड वाले में आप समझ जाएंगे कि ये कैसे आया होगा आपका बच्चों। देखिए बिल्कुल सिंपल वे में, ये कैपिटल आर स्मॉल आर, तो ये आया, और ये कैपिटल वाई और कैपिटल वाई ये आ गया। अब देखिए मैं अचानक से ना कहीं दूर चला जाता हूँ उसमें, देखिए कैसे कि भाई ये वाला कैसे आया होगा, तो ये वाला कैसे आया होगा, जरा ध्यान से देखिए। स्मॉल आर है और यहाँ पर भी क्या है स्मॉल आर, ये देखिए स्मॉल आर और ये भी आपका स्मॉल आर, तो स्मॉल आर आ गए। यहाँ देखिए स्मॉल वाई और ये क्या है आपका कैपिटल वाई, तो क्या है आपका कैपिटल वाई स्मॉल वाई आ गए। तो ये आपके 4x4 करके जो 16 आपको दिखाई दे रहे हैं कॉम्बिनेशन से आपको दिखाई दे रहे हैं, सबको बताइए कैसे आए, ये यहाँ तक की बात बताइए इससे पहले। अब ये देखिए बच्चों कि अगर कैपिटल आर कैपिटल वाई है तो क्या होगा, राउंड येलो। मैंने आपको बताया था कि डोमिनेंट जो है वो क्या है आपके कैपिटल आर है और कैपिटल वाई, और रिसेसिव जो है वो क्या है आपके बच्चों स्मॉल आर है और स्मॉल वाई, है ना। तो जहां पर कैपिटल एक भी होगा उसी की चलेगी। तो आप देखिएगा ये कैपिटल आर है तो यहाँ पर राउंड येलो, ये वाला जो राउंड येलो है बच्चों, तो ये प्योर है या हाइब्रिड है, बताइए। प्योर, ठीक है, अच्छी बात है आपने बता दिया। अब मुझे ये और बता दीजिए बस, ये वाला जो राउंड येलो है ये प्योर है या हाइब्रिड है, इसकी जो शेप है वो प्योर है, बताओ। प्योर है ना, क्योंकि दोनों कैपिटल आ रहे हैं, और इसकी जो आपकी क्या कलर है वो कैसा है, हाइब्रिड है ना, क्योंकि एक कैपिटल वाई है एक स्मॉल वाई है। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। अब आप मुझे इसमें बता दीजिए ये क्या है आपका, इसमें इसकी जो शेप है वो आपकी हाइब्रिड है, प्योर है, हाइब्रिड है, और इसकी जो आपका कलर है वो क्या है, प्योर है। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, आप समझ चुके हैं बहुत अच्छे से। और इसका रेशियो भी आप ध्यान रखिएगा कि राउंड येलो का राउंड ग्रीन और रिंकल ग्रीन और रिंकल्ड ग्रीन का क्या है आपका, ये रिंकल येलो था थर्ड, क्या है आपका 9:3:3:1 है। और ये कैसा है, जैसे राउंड और ग्रीन, इसमें किसी को पूछना है राउंड क्यों कह रहा हूँ मैं, ग्रीन क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि कैपिटल आ रहे तो राउंड, और यहाँ देखिए रिंकल्ड हो गया क्योंकि स्मॉल आ रहे तो क्या होगा रिंकल्ड, क्योंकि रिंकल्ड जो था रिसेसिव था और राउंड जो था वो क्या था आपका डोमिनेंट। इसी तरह येलो जो था वो क्या था आपका डोमिनेंट, और ग्रीन जो था वो क्या था आपका रिसेसिव। तो यहाँ तक ये आपका कंप्लीट हो गया बच्चों, आप देख लीजिए अच्छे से। देखिए स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड है ना, तो आप देखिएगा इसमें कि हमने क्या करना है, डीएनए के फुल फॉर्म है आपकी। अब इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले इट वाज फर्स्ट आइसोलेटेड बाय द साइंटिस्ट फ्रेडरिक मेशर फ्रॉम दी क्या आपका न्यूक्लियस इन 1869। तो ठीक है, नाम पता होना चाहिए साइंटिस्ट का एटलीस्ट, है ना आपको, ये आपका सन वगैरह तो नहीं आता है ना। अब देखिएगा इसमें क्या है, इट ट्रांसमिट्स दी हेरिडिटरी कैरेक्टर्स फ्रॉम वन पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। समझिएगा आप इसमें, फ्रॉम वन वैसे ही पढ़ते, फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, ये कैसे कैसे क्या है आपके ये हेरिडिटरी कैरेक्टर्स को, मतलब ये क्या करते हैं ट्रांसमिट करते हैं किसको, हेरिडिटरी कैरेक्टर्स को पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में। डीएनए इज मेड अप ऑफ वेरी लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड यूनिट्स
एंड हैंस इज टर्म्ड क्या आपका पॉलीन्यूक्लियोटाइड। यानी इसकी जो यूनिट होती है, जैसे आपको पता है कि किसी भी लिविंग थिंग्स की यूनिट क्या होती है, आपकी सेल होती है। इसी तरह से डीएनए की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, न्यूक्लियोटाइड होती है। और बहुत सारे को क्या कहते हैं, पॉली कहते हैं। तो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जब मिल जाते हैं तो क्या बनता है, आपका डीएनए बनता है, और उसको हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी कह सकते हैं। ईच न्यूक्लियोटाइड यूनिट इन डीएनए इज मेड अप ऑफ 3 कंपोनेंट्स। ये 3 कंपोनेंट्स के नाम आप सिर्फ याद कर लीजिएगा, ये डीऑक्सीराइबो शुगर, नाइट्रोजनियस बेस, और क्या है आपका ये प्यूराइंस। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये इसके अलग अलग पार्ट्स हो गए, क्या है आपका पायरीमाइडाइंस, और नीचे क्या आपका लास्ट देख लीजिएगा। इनके सिर्फ नाम याद कर लीजिएगा, बहुत है, ये इतना डिटेल में नहीं पूछता, जैसे फॉस्फेट थर्ड पार्टीज का। तो इनको हमने पढ़ना नहीं है, कभी आप पढ़े बेकार में ना। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, यहाँ से जीन से पढ़ेंगे, देख लीजिए। देखिए आगे कुछ नोट्स दिए हुए हैं। जीन इज अ सेगमेंटेड ऑफ डीएनए, क्या दे रखा है, ऑक्यूपाइंग स्पेसिफिक पोजीशन ऑन अ क्रोमोसोम। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मैंने स्टार्टिंग में पढ़ाया था, तो ये वाला टॉपिक भी आप छोड़ दीजिए। मैं आपको यहाँ से पढ़ा रहा हूँ आपका हाउ डू जीन्स कंट्रोल दी ट्रेट्स, कि जीन्स जो है आपके, तो वो किस तरह से कंट्रोल करते हैं किसको, ट्रेट्स को, है ना। तो देखिएगा इसमें क्या लिखा हुआ है आपका। फर्स्ट पॉइंट, ऑर्गेनिज्म हैव 2 सेट्स ऑफ जीन्स, 1 पेयर, है ना। देखिएगा ध्यान से, 2 सेट्स रहते हैं, 1 पेयर रहता है। 1 इनहेरिटेड फ्रॉम ईच पेरेंट। तो जो पेयर आता है ना ऑफस्प्रिंग में, तो वो दोनों पेरेंट से अलग अलग आते हैं, समझ रहे हो ना। तो तब जाके वो पेयर बनता है, वही लिखा हुआ है। ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, जब गैमेट बनता हुआ होता है उस वक्त क्या होता है, 1 सेट ऑफ दीज जीन पासेस टू दी जर्म सेल। जो जर्म सेल होते हैं उनमें क्या होता है आपका, उन्हीं के थ्रू पास होता है आपका जो 1 क्या होता है आपका, एक तरह से जीन होता है। Does the germ cells have only 1 set of gene? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपका, ध्यान रखिएगा कि क्या होता है, ये पेयर ऑफ जीन्स नहीं होते आपके, किसमें, जर्म सेल्स में। जर्म सेल्स में क्या होता है, ओनली 1 जीन होता है। सेकंड पॉइंट देखिए, जीन आर लोकेटेड ऑन द क्रोमोसोम। जीन्स जो होते हैं आपके कहाँ होते हैं, क्रोमोसोम्स पर लोकेटेड होते हैं। द क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन पेयर्स, और क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो हमेशा किसमें होते हैं, पेयर्स में होते हैं। ड्यूरिंग gamete formation, 1 chromosome of the pair is passed on to gamete। तो वही वाली बात आ गई कि पेयर में तो जीन्स भी होते हैं, पेयर में तो क्रोमोसोम्स भी होते हैं, लेकिन क्या होता है कि जब गैमेट्स के थ्रू आपका क्या पास होते हैं जीन्स या क्रोमोसोम्स, तो सिंगल ही होते हैं, ध्यान रखिएगा इस बात का। जो आपका थर्ड पॉइंट है देखिएगा, व्हेन गैमेट्स फ्यूज ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्या आपका देखिएगा ध्यान से, इसमें नॉर्मल डिप्लॉइड क्या दे रखा है आपको, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर रिस्टोर्ड। देखिएगा ये ना आपसे रिप्रोडक्शन में भी पूछा जाता है क्वेश्चन, कि अगर इतने इतने पेयर्स होते हैं, कितने पेयर्स होते हैं आपके बताइए क्रोमोसोम्स के टोटल, 1 पर्सन में कितने होते हैं, 23 पेयर्स होते हैं, है ना। तो पूछा जाता है कि अगर एक पेरेंट से 23 पेयर्स जाएंगे और दूसरे से तो 46 क्यों नहीं हो जाते ऑफस्प्रिंग्स में। तो ये इसका आंसर यही होता है कि 23 पेयर्स में से जो जाते हैं ना आपके, वो क्या जाता है आपका 1 जीन या 1 क्रोमोसोम जाते हैं, यानी कि हाफ 23 वहां से आते हैं पेयर, और हाफ 23 दूसरे में से आता है पेयर, है ना। तो आप ध्यान रखिएगा कि तब जाके पूरा नॉर्मल होता है, ठीक है। 23 पेयर बनते हैं टोटल, ठीक है। अब सुनना ध्यान से इसमें, अब आगे क्या दे रखा है इसमें, आगे ध्यान से देखिएगा, ऑटोसोम्स क्या दे रखे हैं आपको। ऑटोसोम्स इन ह्यूमन बीइंग्स देयर आर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, आउट ऑफ दीज 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर सिमिलर इन मेल्स एंड फीमेल्स, देयर आर कॉल्ड ऑटोसोम्स। देखिएगा ध्यान दीजिएगा कि टोटल जो पेयर्स होते हैं तो कितने होते हैं, 23 होते हैं, लेकिन 23 में आपके 22 जो होते हैं वो आपके मेल फीमेल में कैसे होते हैं, सेम होते हैं। ये वाले जो होते हैं कैसे होते हैं आपके, सेम होते हैं। लेकिन जो ये 23rd वाला होता है, 20 क्या आपका थर्ड,
तो ये 23rd वाला क्या होता है, डिफरेंट होता है, मेल में अलग होता है और फीमेल में अलग होता है। ये ध्यान रखिएगा, ये कैसे होता है, डिफर होता है, जो सिर्फ 23वां पेयर होता है, ठीक है। तो अब आप देखिएगा, इसी को हम क्या कहेंगे, ये जो 23वां पेयर है ना, इसी को हम क्या बोलेंगे, ध्यान से देखिएगा, ये सेक्स क्रोमोसोम्स, वन पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स इज XX in females and XY in males। देखिएगा, these chromosomes are called sex chromosomes। यानी कि क्या, एक तरह से जो कि डिसाइड करता है, जो 23rd आपका क्रोमोसोम्स होते हैं, जो 23rd पेयर होता है, वो डिसाइड करता है कि जो ऑफस्प्रिंग होगा वो मेल या फीमेल कौन होगा। तो जो डिसाइड करता है उसी को हम क्या कहते हैं, सेक्स क्रोमोसोम्स कहते हैं। जबकि जो 22 पेयर्स आपके सेम होते हैं उनको क्या कहते हैं, ऑटोसोम्स कहा जाता है। तो अब आप आगे देखिएगा इसको और एक बार रीड कर लीजिए इससे पहले, है ना। नेक्स्ट है हमारा बड़ी इंपॉर्टेंट हेडिंग है बच्चों आपकी 6, क्या आपका सेक्स डिटरमिनेशन, है ना। तो इसमें देखिएगा आप, इसमें द मैकेनिज्म बाय विच द सेक्स ऑफ एन इंडिविजुअल इज डिटरमाइंड एज इट्स, क्या आपका बिगिंस लाइफ इज कॉल्ड सेक्स डिटरमिनेशन। यानी कि क्या आपका, आप कह सकते हो कि जिससे डिटरमाइन किया जाए, पता लगाया जाए आपका कि ये बेबी जो है आपका क्या है, कि ये मेल होगा या फीमेल होगा, है ना। तो उसे क्या कहेंगे हम, उसी चीज को हम क्या कहते हैं, सेक्स डिटरमिनेशन कहते हैं। अब देखिएगा, इसी पर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बन जाएगा जो नेक्स्ट आ रहा है ना। ये समझ लीजिए कि पूरा चैप्टर एक तरफ और ये एक अकेला क्वेश्चन एक तरफ हो जाता है इंपॉर्टेंट वैल्यू में अपना। तो देखिए लिखा हुआ है आपका, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम हाउ सेक्स ऑफ अ चाइल्ड इज डिटरमाइंड एट द टाइम ऑफ कॉन्सेप्शंस इन ह्यूमन बीइंग्स, है ना। कि जब कॉन्सेप्शंस का टाइम होता है तो उस वक्त आप कैसे बता सकते हैं कि ये मेल होगा कि फीमेल होगा, है ना। तो देखिएगा बच्चों इसका आंसर, अब आप इसमें क्या लिखा है आपका, इसमें लिखा है आपका कि मेल पोसेस, ये अभी पीछे पढ़ा भी था आपने, XY कॉम्बिनेशन ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स, यानी 23rd पेयर जो होता है किसी भी मेल में क्या होता है, उसमें क्या होता है XY, while females have one pair of, क्या आपका, ये देखिए क्रोमोसोम्स, X का मतलब पेयर रखती है पूरा, यानी कि क्या XX एज सेक्स क्रोमोसोम्स। द, यहाँ देखिएगा मेल गेमेट स्पर्म, है ना, ये आपको पता है ये स्पर्म कहते हैं मेल गेमेट को, कैन हैव आइदर, क्या आपका गेमेट एग ओनली कंटेन्स X क्रोमोसोम्स। अब आप सुनिएगा इसमें, ये आप सिंपल सा पहले ऐसे ही समझ लीजिए थोड़ा सा कि जो मेल है और फीमेल है, इसमें क्या आपका X और Y है, और जबकि इसमें क्या है X और X है। अब यहाँ से तो X ही आना है कॉम्बिनेशन में, और यहाँ से चाहे यहाँ देखिए दूसरे पेयर में जो बनेगा वहां भी X आना है। डिपेंड करता है कि मेल वाले से क्या जा रहे हैं, अगर X जाएगा तो क्या होगी बेटी, और अगर यहाँ से आपका Y जाएगा तो क्या होगा, आपका Y इधर लिखा जाएगा तो क्या होगा बेटा। तो ये डिपेंड करता है टोटली किसके क्रोमोसोम्स पर, जो 23rd पेयर होता है आपका किसके अंदर, मेल के अंदर। अब देखिए थोड़ा सा थ्योरेटिकल पढ़ लेते हैं, जो आपका फर्स्ट पॉइंट है इसको देखिएगा, है ना। क्या दे रखा है आपको इसमें, देखिए, when a sperm carrying X chromosomes fertilizes an egg, एग के साथ अगर फर्टिलाइज होता है क्या लेकर, X क्रोमोसोम्स लेकर, the zygote XX will develop into a girl। और वही चीज है, अगर स्पर्म में क्या आएगा आपका Y क्रोमोसोम आएगा तो फिर क्या होगा XY, यानी कि क्या होगा बॉय। तो देखिएगा ध्यान से, अब आगे रीड कर रहा हूँ मैं इसको, ये आपका पढ़ा हुआ है 8th क्लास में भी आया था बच्चों, आपका कोई नई चीज नहीं है आपके लिए, ठीक है। तो अब आप इसमें आगे देखिएगा, thus it is only the father or male who is, क्या आपका, responsible for the sex of a newborn child। अभी वाली जो लाइन लिखी गई है तो इसलिए लिखी गई है कि स्पेशली हमारी कंट्री में स्पेशली बड़ा जुल्म हुआ इस चीज को लेकर कि किसी लेडी के अगर पता चले कि क्या बेटियां ही बेटियां होती हैं तो उसको अच्छा नहीं माना जाता था पहले। अब तो खैर बहुत ज्यादा जागरूकता हो चुकी है, बहुत फर्क हो चुका है ना। रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाता था फीमेल को, जबकि कहीं ना कहीं अगर नेचुरली, हालांकि रिस्पॉन्सिबल कोई नहीं होता है ना, ये तो सब ऊपर वाले के हाथ में है ना, लेकिन फिर भी क्या है कि अगर रिस्पॉन्सिबल कहा जाए तो किसको कहा जा सकता है, आदमी को कहा जा सकता है। तो ये इसलिए लाइन लिखी हुई है स्पेशली, जिससे कि आप लोगों में भी जागरूकता आए। अब आप आगे देखिए, ये आपका वही डायग्राम है, ये आपका मेल वाला, ये फीमेल वाला, देख लीजिए किस तरह से पेयरिंग हुई है।
अगर इस x के ये x अलग फैक्टर हो गया इसका, ये y अलग हो गया, इसी तरह इसके x और x फैक्टर हो गए। अब जैसे मैंने बताया था मैथ्स में मल्टीप्लाई होती है ना, x की x वाले से, फिर x की x वाले से, फिर इस y की इससे और इस y की इससे। तो यहाँ देखिएगा कि चांसेस क्या हो गए। यहाँ देखिएगा स्टार्टिंग के 2 में चांसेस है गर्ल होने के और लास्ट के 2 में चांसेस है आपके बॉय होने के। तो यहाँ पर अगर आपसे पूछे जाए कि चांसेस क्या होते हैं, कि अगर मान लीजिए कभी भी फर्टिलाइज्ड होगा कोई भी एग, तो मेल और फीमेल होने के चांसेस कितने होते हैं, तो आप कहेंगे कि 50-50% होता है। कितना होता है आपका? 50-50% होता है। आपको याद होगा प्रोबेबिलिटी में भी हमने पढ़ा था कि जो भी न्यू बॉर्न बेबी होगा उसके क्या गर्ल या बॉय होने के चांसेस इक्वली लाइकली होते हैं या नहीं। और इक्वली लाइकली का मीनिंग होता है जिसमें 50-50% चांसेस हो, तो हम लिखेंगे यस, हाँ इक्वली लाइकली होता है, 50-50% चांसेस होते हैं। ठीक है, अब देखिएगा क्या है, क्वेश्चन लिखा है आपका, आउटलाइन आ प्रोजेक्ट विच एम्स टू फाइंड दी क्या आपका डोमिनेंट कोट कलर इन डॉग्स। देखिएगा इसका एग्जाम्पल, देखिएगा क्या लिखा हुआ है, बहुत आसान है, ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। बस यहाँ पर क्या है, वहां तो था आपका कैपिटल टी, यहाँ पर है आपका और स्मॉल टी था, और यहाँ पर है आपका बी की फॉर्म में, टी की जगह बी दे रखा है, सारी चीजें वही घूम फिर कर है ना। तो देखिएगा ये क्या लिखा है आपका, पेरेंटल मेल डॉग विद ब्लैक कोट कलर, जबकि जो फीमेल डॉग है वो क्या आपकी विद वाइट कोट कलर है ना। ये पता नहीं क्या एग्जाम्पल में भी आदमी को काला औरत को गोरा बनाते हैं। देखिएगा चाहे वो कुत्तों में क्यों ना हो। देखिएगा अब इसमें ध्यान से कि यहाँ पर क्या आपका जो ये कैपिटल बी किसके लिए यूज किया गया है जी, आप कह सकते हो है ना, हिंदी की यही होगी है ना। लेकिन देखिएगा और स्मॉल बी किसके लिए यूज किया गया है, प्लीज अब ये मत बोलना है ना। देखिएगा जी 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 हाँ, तो अब आप यहाँ पर देखिएगा तो कैपिटल जो लेटर्स है हमारे किसको शो करते हैं, डोमिनेंट को शो करते हैं ना। कैपिटल वाले किसको शो करते हैं, हमारे डोमिनेंट को, और जबकि स्मॉल लेटर्स हमारे किसको शो करते हैं, आपके रिसेसिव को। तो अब यहाँ पर देखिएगा फैक्टर्स इसके क्या हो गए, कैपिटल बी और इसके फैक्टर्स आपके स्मॉल बी। बिल्कुल वही चीज है, पहले वाले की पहले वाले से, पहले वाले की दूसरे वाले से है ना। फिर वही आपका यहाँ पर भी जैसे मैथ्स की मल्टीप्लाई होती है। तो देखिएगा कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी, और यहाँ पर भी आपका कितना आया है बच्चों, कैपिटल बी स्मॉल बी। तो आप ये बता सकते हैं कि इनके सबके कलर्स क्या होंगे, 4 के 4 के, बताइए जी, मतलब पापा की तरह होंगे ना कि मम्मी की तरह। लेकिन ये बताइए प्योर होंगे या हाइब्रिड होंगे, जी हाइब्रिड होंगे, क्योंकि इसमें कैपिटल के साथ स्मॉल बी यूज हो रहा है। ठीक है, अब आप इसके आगे भी देख लीजिए थोड़ा सा, ये आपको बिल्कुल सिमिलर लग रहा होगा, कोई अलग नहीं लगेगा है ना। देखिएगा इसके आगे वाली कहानी, इसमें क्या है आपका जी, नहीं F2 जनरेशन की जरूरत नहीं है, देख लीजिए। हाँ देखिए जिनका सेल्फ कॉम्बिनेशन लेंगे F2 जनरेशन के लिए, देखिएगा क्या है आपका इसमें। देखिए कैपिटल बी लिया और यहाँ पर स्मॉल बी, तो ये आ गए थे है ना। देखिएगा ये आ गए थे। अब इनका सेल्फ कॉम्बिनेशन देखेंगे, यानी कि क्या आपका कैपिटल बी स्मॉल बी, यहाँ पर भी कैपिटल बी स्मॉल बी, बिल्कुल वही चीज आएगी जो आप ऑलरेडी काफी अच्छे से पढ़ चुके हो। देखिए ये वाला कि 3:1 का रेशियो आएगा। ठीक है, वहां क्या था, टॉल और डिवार्फ में आपका 3:1 का रेशियो था, और यहाँ पर ब्लैक और व्हाइट में आपका 3:1 का क्या है आपका रेशियो है। तो आप देख सकते हैं इस पूरे क्वेश्चन को आगे पीछे करके एक बार ध्यान से सुनिएगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है ना, ये ब्लड ग्रुप्स के बारे में पढ़ेंगे, पूरा डिटेल में नहीं, जितना हमारे कोर्स में मैक्सिमम टू मैक्सिमम आ सकता है बाय चांस वो पढ़ रहे हैं। देखिएगा क्या आपका हाउ ब्लड ग्रुप आर इनहेरिटेड, कि ब्लड ग्रुप्स कैसे मतलब इनहेरिटेड होता है, यानी कि पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग डिपेंड करता है। तो देखिएगा अ पर्सन हैज वन ऑफ द 4 ब्लड ग्रुप्स ए बी और ओ। तो ध्यान रखिएगा ये 4 टाइप्स के हमने ब्लड ग्रुप पढ़ने, इसमें पॉजिटिव निगेटिव का कोई मतलब नहीं होगा, सिर्फ यही होगा। ठीक है, जितना सिलेबस में। अब आप ध्यान से सुनिएगा ए बी, ए बी और ओ, तो 4 तरह का ब्लड ग्रुप है आपका इसमें। तो देखिएगा दिस ब्लड ग्रुप सिस्टम इज कंट्रोल्ड बाय अ जीन व्हिच हैज 3 डिफरेंट फॉर्म्स डिनोटेड बाय द सिंबल्स IA। ठीक है, क्या दे रखा है आपको, IA और IB और क्या है स्टूडेंट्स आपका IO।
अब आप इन तीनों के बारे में ना जरा पढ़िएगा कि आगे क्या लिखा हुआ है, बहुत ध्यान से देखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। द जीन्स IA एंड IB बोथ आर डोमिनेंट। ध्यान रखिएगा कि इनका नेचर कैसा है, डोमिनेंट ओवर किस पर, आपका द जीन IO, और IO क्या हो गया, रिसेसिव। IA और IB डोमिनेंट तो है, लेकिन किसके अकॉर्डिंग डोमिनेंट है, आपके किसके, IO के, है ना। जैसे भी छोटा सा एग्जांपल दे दूं मैं कि हिमांशी जो है बड़ी है हर्षिता से, तो ये डोमिनेंट नेचर रखती है हर्षिता पर कि नहीं अभी नहीं चलेंगे, वो कहती है ठीक है दीदी कोई नहीं, लेकिन अभी डोमिनेंट नेचर अपनी मम्मी पर थोड़ी ना रख सकती है, थप्पड़ पड़ जाए एकदम खिंचा के एकदम। तो ध्यान रखिएगा ना, तो IA और IB जो है वो डोमिनेंट है किसके लिए, IO के लिए, लेकिन ऐसा नहीं कि IA IB के लिए या IB IA के लिए डोमिनेंट है ना, ऐसा नहीं है, तो ध्यान रखिएगा इस बात का। अब देखिएगा क्या है आपका, देखिए नेक्स्ट इसमें क्या है आपका, इफ दी क्या आपका जीनोटाइप इज IA समझिएगा, यानी कि अगर पेयर बनता है आपका IA और IA, देन ब्लड ग्रुप ऑफ द पर्सन इज A, तो ब्लड ग्रुप क्या होगा फिर A ही होगा, है ना, क्योंकि दोनों ही डोमिनेंट है और A है आपके। इफ IA और अगर IA बनता है, तो आप यहाँ देख लीजिए एक मिनट, उसको पढ़ने से बेटर, IA और IA अगर पेयरिंग ये होती है तो कौन सा ब्लड ग्रुप होगा, A। अगर IA और IO होती है पेयरिंग, तो ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, A, ध्यान रखिएगा। और इसी तरह से अगर IB और IB होता है तो ब्लड ग्रुप क्या होगा स्टूडेंट्स आपका, B। और अगर IB और IO होता है तो ब्लड ग्रुप क्या होगा, O यहाँ होगा। अगर IO और IO क्योंकि रिसेसिव जब दोनों होंगे तब जाकर होगा ब्लड ग्रुप O। और देखिए अगर IA और IB आता है तो दोनों ही चाहे आपके डोमिनेंट हैं और एक दूसरे के सामने किसी की नहीं चलेगी, तो दोनों ही आ जाएंगे AB। ध्यान रखिएगा इस बात का। देखिएगा स्टूडेंट इसमें क्वेश्चन में, अ मैन हैविंग ब्लड ग्रुप A मैरीज अ वुमेन हैविंग ब्लड ग्रुप O and they have a child, what will be the blood group of the child। देखिएगा ध्यान से, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। अगर क्या है आपका कि फादर के अंदर अगर ब्लड ग्रुप A है और मदर का O है, तो यहाँ पर देखिएगा कि इसके जो फैक्टर्स होंगे IA और इसके IO होंगे, है ना। तो क्या होगा आपका, फिर वही चीज है आपकी, देख लीजिए जो आपकी एक तरह से फर्स्ट जनरेशन वाला कॉम्बिनेशन था ना, उसी टाइप से आ जाएगा आपका। तो सब में IA के साथ IO आ रहा है, तो आपका क्या होगा, जो चाइल्ड का ब्लड ग्रुप होगा वो A होगा। ध्यान रखिएगा आप इसमें। अब आप देखिए जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है ये आप खुद कीजिएगा, इससे पीछे वाली एक्सरसाइज भी थी आपकी, एक बार वो मुझे भेज भी दीजिएगा। अब आप देखिए आगे क्या है आपका, नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे, छोटे छोटे टॉपिक रह गए तो इनको देख लीजिएगा। एक्वायर्ड ट्रेट्स, एक्वायर्ड ट्रेट्स क्या होता है आप देखिएगा, अ ट्रेट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विच इज नॉट इनहेरिटेड, यानी कि क्या है, जन्म से नहीं होते, है ना, ये ट्रेट्स वो होते हैं जो जन्म से नहीं होते, यानी इनहेरिटेड नहीं होते, बट डेवलप इन रिस्पॉन्स टू द इन्वायरमेंट इज कॉल्ड एन एक्वायर्ड ट्रेट्स, यानी कि इन्वायरमेंट के रिस्पॉन्स में जो भी डेवलप होते हैं हमारे, क्या आपके जो भी ट्रेट्स आते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, एक्वायर्ड ट्रेट्स। एग्जांपल देखिएगा, इफ अ beetle does not get क्या आपका sufficient food, its weight will be क्या reduced due to starvation। देखिएगा बस इतना ही काफी है हमारा ये पहला एग्जांपल, ठीक है आपका। ये आप ये नहीं कि इसी पर बीटल पर ही आप एग्जांपल लें, आप अपने ऊपर भी ले सकते हैं, ठीक है। जैसे आप दो स्टूडेंट ले लीजिए अलग अलग, मान लीजिए आपके क्लास में खुशी है, ठीक है, वो पतली है, और कृतिका है वो मोटी है, तो आप समझ सकते हो कि ऐसा तो नहीं कि बचपन से वो ऐसे थे, तो हो सकता है कि कुछ उनकी डाइट में, है ना, अलग अलग, ऐसे नहीं कि उन्हें खाने को नहीं मिलता है, एक को ज्यादा मिलता है, हो सकता है कि खाने के उनके तरीके अलग अलग हो, वो एक ज्यादा खाते हो एक कम खाते हो, है ना। तो देखिएगा आगे क्या दे रखा है। अब नेक्स्ट है हमारा बच्चों इनहेरिटेड ट्रेट, है ना। तो इनहेरिटेड ट्रेट में क्या दे रखा है आपको, अ ट्रेट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विच इज कॉज्ड बाय अ चेंज इन इट्स जीन्स यानी DNA इज कॉल्ड एन इनहेरिटेड ट्रेट। ध्यान रखिएगा कि इनहेरिटेड ट्रेट्स में क्या दे रखा है, ट्रेट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म के वे ट्रेट्स विच इज कॉज्ड बाय अ चेंज इन क्या आपका इट्स DNA या जीन्स,
ये जो जीन्स में मतलब चेंजिंग की वजह से जो ट्रेड्स आते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, आपका इनहेरिटेड ट्रेड्स कहा जाता है, ध्यान रखिएगा।